Hello student, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about this topic. The name of this topic is motion. आज की क्लास बच्चा स्टार्ट करते हैं। जब आप अपनी फिजिक्स की प्यारी सी बुक में मोशन चैप्टर खोलते हो तो आपको जो सबसे पहले चीज देखने को मिलती है वो होती है बच्चा निर्देश तंत्र। क्या होती है? निर्देश तंत्र। क्या होता है निर्देश तंत्र? समझो। जैसे हमसे किसी ने पूछा मैं आपसे कितनी दूर पर हूं, तो मेरा जवाब होगा सर आप हमसे 2 किलोमीटर की दूर पे हैं। तो मैंने अपने सापेक्ष उसके लोकेशन को डिसाइड किया ना, तो यही होता है क्या? निर्देश तंत्र। क्लियर? ये समझने वाली परिभाषा है, लिखने वाली परिभाषा नहीं है। तो इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है? किसी बिंदु के सापेक्ष किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को परिभाषित करना क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। क्लियर? चलिए अब हम दूसरी चीज समझते हैं, विराम की स्थिति और गति की स्थिति। विराम की स्थिति क्या होती है? सपोज दैट एक स्थिर बिंदु है। स्थिर बिंदु का मतलब हिलडुल नहीं रहा है। क्लियर? इस 3 मीटर की दूरी पर कोई एक वस्तु रखी है। अगर इसकी स्थिति समय के साथ ना बदले तो ये जो वस्तु है ये विराम में कहीं जाएगी। क्लियर? चलिए गति की स्थिति को समझ लेते हैं। ये कोई स्थिर बिंदु है, इससे 2 मीटर की दूरी पर एक कोई वस्तु रखी है। मैंने 2 सेकेंड बाद देखा कि इसकी स्थिति 4 मीटर हो गई, और नेक्स्ट 2 सेकेंड बाद मैंने देखा इसकी स्थिति 6 मीटर दूर पर हो गई। यानी इसकी स्थिति समय के साथ चेंज हो रही है, तो मैं इसको क्या कहूँगा? गति की अवस्था में कहूँगा। क्लियर? इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है? किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ ना बदले तो उस वस्तु को हम विराम की स्थिति में कहेंगे। अगर किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ लगातार बदल रही हो तो हम उसको गति की अवस्था में कहेंगे। समझ गए? क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बच्चा हम लोग क्या समझेंगे? नेक्स्ट पॉइंट में हम समझेंगे दूरी। क्या होती है दूरी? डिस्टेंस। ये एक चाचा जी हैं, ये 10 किलोमीटर इधर गए, इसके बाद 2 किलोमीटर इधर गए, और नेक्स्ट 2 किलोमीटर इधर गए, और यहां पर आकर हमसे मिले। हमने पूछा और चाचा जी कहाँ से आ रहे हो? चाचा जी ने एक प्यारा सा वर्ड बोला, बच्चा हम 14 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। इन्होंने जो ये प्यारा सा वर्ड बोला 14 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो यही होती है क्या? दूरी। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, हमारे चाचा ही नहीं कोई और भी व्यक्ति हो सकते हैं, समझ गए? यानी किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्लियर? इसको अच्छा कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं हम इसकी मात्रक की। तो बच्चा जो MKS पद्धति में इसका मात्रक होता है वो होता है मीटर, और जो CGS पद्धति में मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर।
और एक नोट पॉइंट करके लिख लेना बच्चा, ये जो दूरी होती है ये हमेशा धनात्मक होती है, यह ऋणात्मक और शून्य नहीं होती। और दूरी ये कैसी राशि है बच्चा, ये अदिश राशि है। इसको बताने के लिए हमको दिशा की जरूरत नहीं होती। अब कहोगे अदिश और सदिश ये कौन सी देश की चिड़िया है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। जो हमारी भौतिक राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश और एक अदिश। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको बताने के लिए हमको दिशा की भी जरूरत होती है परिमाण के साथ, और अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको परिमाण के साथ दिशा बताने की जरूरत नहीं होती है। सपोज दैट आप सब्जी वाले के पास जाते हो सब्जी लेने, आपने उससे कहा भैया आप हमको 5 किलो आलू दे दीजिए, तो आपने उसको परिमाण ही तो बताया ना, उसको दिशा नहीं बताई ना। आपने ये नहीं कहा कि भैया आप हमको 5 किलो आलू उत्तर दिशा में दे दीजिए, ये कौन सी बात हुई भैया, फेंक देगा आलू, झोला आपका अलग और आप अलग। हाँ, तो इसलिए क्या हुआ, द्रव्यमान हमारी अदिश राशि है। और सदिश राशि जैसे एक कमरा है, ये हम हैं, ये हमारे एक दोस्त हैं, हमने इनसे कहा आप दरवाजा खोलिए, दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है, इन्होंने अंदर की तरफ अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे खानदान की ताकत लगा डाली, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। हमें बताना चाहिए कि दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है, यानी बल को बताने के लिए हमको दिशा की जरूरत पड़ती है। तो बल कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। समझ में आया। तो इस प्रकार दूरी कैसी राशि होती है, अदिश राशि। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या समझेंगे, विस्थापन। विस्थापन इंग्लिश में इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी लिख लिया करो भाई, नहीं मेरे जैसे बन जाओगे, मुझको इंग्लिश थोड़ा कम आती है। क्लियर। क्या होता है विस्थापन, ये एक चाचा जी हैं, ये 5 किलोमीटर इधर गए और फिर 3 किलोमीटर इधर चले गए, तो इनकी चाल का ये हुआ प्रारंभिक बिंदु और इनकी चाल का ये हुआ अंतिम बिंदु। विस्थापन क्या होता है, इसको आप इस तरीके से परिभाषित कर सकते हो, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चले गए मार्ग में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्लियर। ये हो जाएगी न्यूनतम दूरी। क्लियर। विस्थापन को बच्चा स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। कसम ना खा लेना कि हम इसको स्मॉल डी से ही प्रदर्शित करेंगे, इसको कहीं कहीं एस से भी प्रदर्शित करते हैं, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है। क्लियर। बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक जो एमकेएस पद्धति में होता है वो होता है मीटर, और जो सीजीएस पद्धति में होता है वो होता है सेंटीमीटर। क्लियर। विस्थापन एक सदिश राशि होती है,
कैसी राशि होती है? सदिश राशि। और एक नोट पॉइंट करके लिख लेना, यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो कुछ भी हो सकता है। सर कैसे हो सकता है? समझो, इधर समझो। एक चाचा जी हैं, ये इधर 20 किलोमीटर का विस्थापन तय करते हैं, तो यहाँ पर इनका विस्थापन जो होगा वो होगा 20 किलोमीटर। ये पुनः 10 किलोमीटर वापस आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इनका विस्थापन होगा, 20 चले थे, 20 में 10 वापस आ गए, तो इनका जो विस्थापन बचा वो 10 किलोमीटर ही बचा। और इनके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई? 20 10 30 किलोमीटर। ये पुनः यहाँ पर वापस आ गए, तो यहाँ इस जगह पर इनका विस्थापन कितना होगा? 0 किलोमीटर। और चली गई दूरी 40 किलोमीटर। पुनः यहाँ से चले 5 किलोमीटर इधर पीछे आ गए, तो इनका जो विस्थापन होगा वो -5 किलोमीटर होगा। क्लियर? इस प्रकार जो विस्थापन होता है वो हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो कुछ भी हो सकता है। क्लियर? नोट कर लीजिए, कुछ नोट करने वाला दिख रहा हो तो। अगर बच्चा बात है दूरी और विस्थापन में अंतर की, लिख सकते हो ना? लिख सकते हैं सर। क्या लिखोगे? सुनो, दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, एक अंतर यही हो गया। दूरी केवल धनात्मक होती है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप दूरी की डेफिनेशन लिख सकते हो, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं, और विस्थापन किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा चले गए मार्ग में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्लियर? और जो दूरी होती है उसको कैपिटल डी तथा विस्थापन को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? ये सब पंचौरा आप लिख सकते हो। हाँ ठीक है, चलिए मिटा देते हैं भाई। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? जहां ना समझ में आए बताते चलना, एक एक चीज को समझाएंगे। समझ में ना आए तो पैसा वापस कर देंगे, लेकिन पहले जमा करो तब। हाँ, जमा तो तुमने किया नहीं, वापस कहाँ से करेंगे? पहले जमा करो तभी वापस होगा। हाँ सुन लो। अब बच्चा लोग हम समझते हैं चाल के बारे में। स्पीड क्या होती है? आप बचपन से एक फार्मूला पढ़ते चले आ रहे हो, कौन सा? चाल बराबर दूरी अपॉन समय। बस इसी से इसकी डेफिनेशन निकाल दो। कैसे बोलोगे? समझो इधर, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं? उसकी चाल कहते हैं। बस हो गई। अगर हम इस फॉर्मूले में थोड़ी सी बदतमीजी करें, हाँ कर लीजिए सर, पूरी छूट है। देखिए, अगर हम यहाँ पर समय बराबर 1 रखें, जो चाल होगी वो दूरी के बराबर होगी। हाँ, बटे में 1 लिखना बदतमीजी है, तुम लोग ना लिखना। हाँ, यानी चाल बराबर दूरी के। तो इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस व्यक्ति या वस्तु की चाल कहलाती है। क्लियर? चूंकि दूरी अदिश राशि है तो इसलिए चाल भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि।
संगत का असर भाई। हाँ, जिस प्रकार दूरी हमेशा धनात्मक होती है उसी प्रकार चाल भी हमेशा धनात्मक होगी। होगी ना? हाँ, नोट कर लीजिए, कुछ नोट करने वाला दिख रहा हो तो। समझ में ना आ रहा है ना सब लोगों को? जहां ना समझ में आए बताते चलना, नोट हो जाए तो बता देना। चलिए अब हम बात करते हैं चाल के मात्रक की। चाल का मात्रक कैसे निकालोगे? समझो, इधर समझो। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक सेकेंड। जो चाल का मात्रक एमकेएस पद्धति में होगा वो क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। और जो सीजीएस पद्धति में होगा बच्चा वो होगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? चलिए अगली चीज समझते हैं। अगली चीज में हम क्या समझेंगे? चाल के प्रकार। चाल के बच्चा 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार। एक समान चाल, दूसरा असमान चाल, तीसरा औसत चाल और चौथा तात्कालिक चाल। एक समान चाल क्या होती है? किसी व्यक्ति वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में अगर समान दूरी तय की जाती है तो उसको एक समान चाल कहते हैं। समझिए, इधर समझिए। ये एक भैया जी हैं, ये पहले 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। नेक्स्ट 2 घंटे में फिर 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। और नेक्स्ट 2 घंटे में फिर ये 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो चाल बराबर फार्मूला क्या था? दूरी बटे समय, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और इसमें भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने देखा क्या? चाल समान है, तो ये क्या हो जाएगी? एक समान चाल। और असमान चाल क्या हो जाएगी? किसी निश्चित समय में किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा अलग अलग दूरी तय की जाए तो उसको क्या कहेंगे? असमान चाल कहेंगे। सपोज दैट एक भैया जी हैं, ये पहले 2 घंटे में 10 किलोमीटर जाते हैं और नेक्स्ट 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाते हैं और नेक्स्ट 2 घंटे में 5 किलोमीटर ही जाते हैं। तो इनका चाल चलन सही है नहीं, क्या होगा? असमान चाल में आ जाएगा। क्लियर? औसत चाल क्या होती है? औसत चाल बच्चा होती है कुल दूरी बटा कुल समय। क्लियर? यानी किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। और तात्कालिक चाल, सपोज दैट आप आधा घंटे से चल रहे हैं और मैं आपसे पूछूं आपके 5 मिनट की चाल क्या है, तो ये क्या होगी? तात्कालिक चाल होगी। यानी किसी विशेष क्षण की चाल को क्या कहते हैं? तात्कालिक चाल कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा नोट्स बनाते चलना, आराम से पढ़ते चलना, जो समझ में ना आए तो बताते चलना। अब बच्चा हम समझेंगे क्या?
वेग क्या होता है? इंग्लिश में इसको वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। वेग का फार्मूला आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा होगा। वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। क्लियर? वेग की डेफिनेशन कैसे निकाल सकते हो? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन तथा लगे समय के अनुपात को वेग कहते हैं। हाँ, अगर हम इस फार्मूले में समय का मान 1 रखें तो क्या होगा? वेग विस्थापन के बराबर हो जाएगा। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस व्यक्ति या वस्तु का वेग कहते हैं। क्लियर? वेग बच्चा कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है। सर सदिश राशि कैसे? विस्थापन बच्चा कैसी राशि है? सदिश राशि। तो संगत का सर भाई। हाँ, वेग भी सदिश राशि है। बात करें अगर इसके मात्रक की, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड। तो इसका मात्रक हम क्या इस पद्धति में क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। और जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होगा वो क्या होगा? सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, कुछ नोट करने वाला दिख रहा हो तो। एक पॉइंट और लिख लेना। जिस प्रकार विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, तो संगत था सर भाई। वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग समझ गए? हाँ, चलिए हम वेग के प्रकार समझेंगे। जिस प्रकार हमने चाल के प्रकार समझे थे ना, उसी प्रकार वेग के भी 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। एक समान वेग, और दूसरा असमान वेग, और तीसरा औसत वेग, और चौथा तात्कालिक वेग। अब एक समान वेग क्या होता है? किसी निश्चित समय में किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को एक समान वेग कहते हैं। उदाहरण देके हमने चाल में समझाया था। हाँ, और असमान वेग किसी निश्चित समय में किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा अलग अलग विस्थापन तय किया जाए उसे असमान वेग कहेंगे। हाँ, और औसत वेग किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहेंगे। हाँ, और तात्कालिक वेग किसी विशेष क्षण के वेग को तात्कालिक वेग कहेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चीज समझते हैं। अगली चीज बच्चा हम लोग समझेंगे क्या? त्वरण। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। हाँ, त्वरण का फार्मूला बच्चा आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या? वेग परिवर्तन बटे समय। हाँ,
अब त्वरण की डेफिनेशन कैसे निकाली जा सकती है, समझो इधर। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा हुए किसी व्यक्ति या वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन तथा लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। हाँ, अगर हम इस फार्मूले में थोड़ी सी बदतमीजी करें यानी समय का मान एक रखेंगे तो त्वरण किसके बराबर होगा, वेग परिवर्तन के बराबर होगा। क्लियर। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के वेग में एकांक समय में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। और एक राज की बात बताएं, जब किसी भौतिक राशि में हम समय से भाग दे देते हैं ना तो वो उसकी दर हो जाती है। तो इसकी हम एक प्यारी सी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं जो सबसे खूबसूरत होगी, क्या होगी, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्लियर। चलिए त्वरण को हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके मात्रक की बात करें तो वेग परिवर्तन का मात्रक क्या होता है, हाँ, मीटर प्रति सेकेंड। और पुनः समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड। तो मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो इसका मात्रक जो एमकेएस पद्धति में होगा वो क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जो इसका मात्रक सीजीएस पद्धति में होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। नोट कर लीजिए, कुछ नोट करने वाला दिख रहा हो तो। मिटा दीजिए सर। चलिए हम समझेंगे त्वरण के प्रकार। त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, हाँ, 2 प्रकार के होते हैं, छल, एक धनात्मक एक ऋणात्मक ना। हाँ, त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ऋणात्मक त्वरण को बच्चा मंदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंदन। वेग परिवर्तन क्या होता है, सपोज दैट आप गाड़ी से जा रहे हो और जो एक्सीलेटर होता है उसको आप ऐड़े चलाओ, ऐसे ऐसे बूम बूम 140 तक पहुंच गए, तुम ना जाना कभी, हाँ, नहीं चले जाओगे तुम। हाँ, यानी उसके जो वेग में परिवर्तन होता है तो कभी 60 की स्पीड, कभी 70 की, कभी 80 की। हाँ, यानी उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है। तो जब अंतिम वेग का मान प्रारंभिक वेग से ज्यादा होता है तो त्वरण कैसा होता है, धनात्मक। ऐसे समझो आपने अभी फार्मूला पढ़ा, क्या, वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण का फार्मूला क्या पढ़ा, वेग परिवर्तन अपॉन समय। वेग परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। और जब यहाँ पर सपोज करिए जब अंतिम वेग का मान ज्यादा होगा प्रारंभिक वेग से तो भाई ये धनात्मक ही तो आएगा, तो त्वरण धनात्मक हो जाएगा। और जब अंतिम वेग का मान प्रारंभिक वेग से कम होगा तो त्वरण कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा, तो ये ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। इसको मंदन नहीं बोलते, समझ गए, कोई डाउट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, प्यारा सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि फिजिक्स में वही बंदा शेर होता है जिसको न्यूमेरिकल आते हैं। सपोज दैट एक लड़का 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रहा है और 5 सेकेंड बाद उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, तो इसका त्वरण बताइए। तो हमको जो प्रारंभिक वेग दिया था, क्या प्रारंभिक वेग को हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रारंभिक वेग कितना था, वो 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रहा था। 5 सेकेंड बाद यानी जो टी का मान है वो दिया है 5 सेकेंड, उसका वेग कितना हो जाता है, अंतिम वेग v 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो उसका क्या बताना है, हमको त्वरण बताना है ए। हमने अभी त्वरण का फार्मूला पढ़ा, क्या, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग कितना है 20 और प्रारंभिक वेग 10 और समय कितना है 5, और त्वरण का फार्मूला क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय। तो अंतिम वेग कितना आएगा 20 और जो प्रारंभिक वेग वो 10 और समय 5, यानी 10/5 बराबर 2। अब त्वरण का मात्रक क्या होता है बच्चा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण कितना आ गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब अगली चीज क्या समझेंगे, हाँ क्या समझेंगे, गति के समीकरण। गति के कितने समीकरण होते हैं पता है किसी को, हाँ देखो समझो इधर, गति के 3 समीकरण होते हैं। कितने समीकरण होते हैं, 3। कौन कौन से, पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, हाँ, और दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ, और तीसरा क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बच्चा जब प्रारंभिक वेग से बढ़कर अंतिम वेग और बढ़ रहा होगा, यानी अंतिम वेग का मान जब प्रारंभिक वेग से ज़्यादा होगा, तब हम इन फार्मूलों का यूज प्लस में करेंगे। और अगर प्रारंभिक वेग का मान अंतिम वेग से बड़ा होता है, यानी प्रारंभिक वेग से लेकर अंतिम वेग तक वेग घट जाता है, तो हम इनका यूज माइनस में करेंगे। सपोज दैट प्रारंभिक वेग, जब ये कोई लड़का है, ये यहाँ से चला 5 किलोमीटर प्रति स्पीड से, कुछ समय बाद ये यहाँ पहुँचा तो इसकी चाल हो गई 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी इसका वेग घट गया ना। तो क्या हो गया, यहाँ पर हम निगेटिव यूज करेंगे, किलोमीटर प्रति सेकेंड। वाह वाह बच्चा वाह वाह, इतना ना चलाना, उड़ जाओगे तुम। 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, वाह वाह क्या चाल है। ठीक है, समझ गए। चलिए एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए न्यूमेरिकल क्या है, एक मोटरसाइकिल सवार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, ब्रेक लगाने पर 4 सेकंड बाद रुक जाता है, तो उसका त्वरण तथा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।
यानी एक कोई मोटरसाइकिल सवार है, वो 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति कर रहा था। 4 सेकेंड बाद ब्रेक लगाने पर वह रुक जाता है, तो ये उसका प्रारंभिक वेग दिया हुआ था, हाँ, जिसको हम यू से प्रदर्शित करेंगे। 4 सेकेंड बाद जो समय का मात्रक है, समय का प्रतीक क्या है, टी, कितना है, 4 सेकेंड बाद ब्रेक लगाने से वह रुक जाता है, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा भाई, रुक गया, खड़ा हो गया, तो अब क्या वेग रहेगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो व्यक्ति का त्वरण तथा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। u दिया है, v दिया है और a पूछा है, तो हमने अभी अभी गति का समीकरण पढ़ा, गति के पहले समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी से, हाँ, v बराबर u प्लस ए टी से, हाँ सर प्लस लगाएंगे, हाँ प्लस नहीं यूज करेंगे बच्चा, चूंकि इसका वेग घट रहा है तो माइनस में यूज करेंगे, हाँ। तो v का मान कितना है, 0 बराबर u का मान 20 मीटर प्रति सेकेंड और a का मान हमें निकालना है और t का मान 4 सेकेंड। बच्चे 4a इधर आएगा तो प्लस में आएगा, 4a बराबर 20 और a बराबर 4 पंचे 20, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। निकाल लिया ना त्वरण। अब क्या निकालना है, चली गई दूरी, तो लगा देते हैं गति का दूसरा समीकरण, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ। तो यस का मान हमको निकालना है और u कितना है 20 और t कितना है 4, यहाँ पर हम प्लस नहीं माइनस यूज करेंगे सर, माइनस में 1/2 और a का मान कितना निकाला 5 और t स्क्वायर, t कितना था 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 से 16 काटोगे 8 बार और 20 का गुणा 4 में करोगे तो 80 माइनस 5 का गुणा 8 में करोगे तो 40 बराबर कितना आ गया 40 मीटर। ये बच्चा आ गई आपकी दूरी, हाँ। और आज आप एक काम कर लेना, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हो आप लगाना, जो ना आए वीडियो में कमेंट करना, आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, पढ़ते लिखने रहना, बाय बाय, टेक केयर।